प्लाज्मिड किस कौन से ऑर्गेनिज्म का, कौन से बैक्टीरिया का, कौन से वायरस का, किसका यूज हुआ था प्लाज्मिड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, कौन सा प्लाज्मिड तुमने यूज किया था? ई कोलाई का। जैसे है कि जेल इथेनॉल डालोगे तो जेल इथेनॉल से क्या होगा, ये जितना भी डीएनए था ना बेटा ये ऊपर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उस जिस प्रोसेस से तुम निकालोगे स्पून जैसा कुछ होता है उसको तुम बोलते हो स्पूलिंग, स्पूलिंग जिससे तुम निकालते हो, ठीक है, जिससे तुम निकालते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हो स्पूलिंग। अब ये क्वेश्चन बट हैपेंस व्हेन जेल इथेनॉल इज एडेड टू प्यूरिफाइड डीएनए, डिसॉल्व कंप्लीटली हो कैसे डिसॉल्व करोगे तो तुम छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स को हाथ दूसरे से लोगे प्रेसिपिटेट करो डीएनए का नाम डाल दो। इसको तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, फॉरेन जीन भी बोल सकते हो, डिजायर्ड जीन भी बोल सकते हो, डिजायर्ड डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो तुमने क्या किया था, जो साल्मोनेला टाइफी का था उसका प्लाज्मिड तुमने बाहर निकाला, उसके अंदर तुमको जो चाहिए था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डाला और फिर क्या किया, उसको कहां पे डाल दिया, ई कोलाई कोश के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है कामना यादव और आज हम करेंगे बेटा एनसीईआरटी की जो सीरीज मैंने आपके लिए चलाई हुई है जिससे हम करते हैं एनसीईआरटी की लाइन में उठा के लेके आई हूं आपके लिए, उसके 4 ऑप्शन मैंने बना दिए हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का पहले रिवीजन करोगे, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन लगा लो और पीवाईक्यूज लगा लो और एम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना वो लगा लो। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। हमेशा नीट में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और बोर्ड्स में भी टोटल 10 to 12 मार्क्स का आता है पूरे पेपर में आप लगाओगे तो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या बेसिक से स्टार्ट होता है, बेसिक टॉपिक से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही तो डिफिकल्ट टॉपिक पे जाते हैं ना। तो वैसे ही मैंने फर्स्ट पैराग्राफ देन सेकंड ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा ईएफबी। ईएफबी क्या होता है बच्चों, जिसने की बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन दी थी, है ना। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या एनवायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो, और हाँ मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल नोट्स भी बनाए हैं एनसीईआरटी की हर लाइन से। देखो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने थोड़ा भी रिवाइज किया होगा ना तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंटीग्रेशन ये इसकी डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन इसने क्या किया था, नेचुरल साइंस और मॉडर्न साइंस को इसने ज्वाइन कर दिया था, उससे भी क्वेश्चन बनाया है, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है प्राइमरी गोल जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्यों बनाई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग से तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह, उसके अंदर क्यों चेंजेस किए थे। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो स्टडी फॉर प्लांट ग्रोथ पैटर्न। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो तुम बॉटनी वगैरह में स्टडी करते हो, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस, उसके ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, ये सब तो तुम वहां स्टडी करते हो। फिर टू एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए एंड इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुमने लिया था, ढूंढा था उसको, फिर उसको वेक्टर में डाला था, है ना, प्लाज्मिड के अंदर कट करके तुमने डाला था, फिर उसको होस्ट के अंदर डाला था। तो यही कर रहे थे ना तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। टू इंक्रीज ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन सेल, ये कोई मतलब नहीं है। एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम बैक्टीरिया, ये बाद का प्रोसेस है कि तुम्हें उस जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है उससे तुमने कार्बोहाइड्रेट निकालना है, प्रोटीन निकालना है, एंजाइम्स निकालना है, उससे तुम्हें एंटीबायोटिक्स बनानी है या वैक्सीन बनानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर कि तुम केमिस्ट्री चेंज कर रहे हो, डीएनए की आरएनए की, उसको किसी और के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। ये है डेफिनेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तुम क्या करते हो, एल्टर केमिस्ट्री ऑफ डीएनए आरएनए और उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हो, मतलब जिसका वो डीएनए नहीं है उसके अंदर भी डाल सकते हो और फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डाल सकते हो, यानी कि फॉरेन डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना, उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा तो तुम उसको क्या बोलते हो, होस्ट बोलते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर तुम किसी का जीनोटाइप चेंज कर दोगे, डीएनए चेंज कर दोगे, आरएनए चेंज कर दोगे तो उसका फिनोटाइप तो चेंज होगा ही ना बच्चों। तो यही मैंने करवाया था आपको। What is the purpose of bioprocess engineering? देखो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फिर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मैंने करवाया था, वहां से मैंने क्वेश्चन बना दिया है। तो हर एक पैराग्राफ से, हर एक लाइन से एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन बनाया है। अगर ये सीरीज कर लोगे ना तो तुमको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है। बायो का मतलब लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग को तुम किसी रिएक्शन से या फिर कोई प्रोसेस करके किसी मशीन में डाल के उससे कोई चीज बनाते हो तो उसको तुम बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हो, ठीक है। To maintain a sterile environment for growing specific microbes or eukaryotic cell on a large scale, to genetically modify human for disease resistance, to artificially create new species in a lab। देखो जी, तुम बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग करते हो, कोई लिविंग बीइंग की कोई रिएक्शन करोगे तुम किसी मशीन के अंदर तो उसको पहले स्टरलाइजेशन करोगे ना, उसके सारे माइक्रोब्स हटाओगे, है ना। तो क्या होगा, तुम मेंटेन करोगे स्टेराइल एनवायरनमेंट को,
ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रोथ, जिस माइक्रोब की तुम्हें ग्रोथ करवानी है ना, जो तुम्हें चाहिए उसी की तुम ग्रोथ करवाओगे। उसके अलावा जितनी भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं उसको तुम स्टरलाइज करोगे। ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा, जो डिजायर्ड माइक्रोब से तुम्हारे क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक बन रही है, कोई वैक्सीन बन रही है, या कोई एंजाइम बन रहा है, यानी कि तुम लार्ज स्केल के ऊपर करते हो। ठीक है। एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ये सब लार्ज स्केल पे ही बनते हैं। ये थोड़ी ना तुमने एक वैक्सीन बना बना ली और वो तुम एक ही तो बंदे को दे पाओगे। तो लार्ज स्केल पे कौन सी होती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन डीएनए, ये देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी है कि तुम्हारे पास डीएनए है। ठीक है। मान लो वो सर्कुलर है या फिर वो लीनियर है, तो उसमें बेटा कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को तुम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हो ना। इसका आंसर तो मैंने खुद ही बता दिया, अब देख लो। द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड वेयर रेप्लिकेशन स्टॉप, नहीं, ऐसा नहीं है। ए प्रोटीन दैट बाइंड टू डीएनए फॉर सेल डिवीजन, इसका कोई मतलब नहीं है सेल डिवीजन से। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, यानी कि ये जो तुम डीएनए ले रहे हो, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है। इनिशिएशन सीक्वेंस प्रेजेंट होगी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर, ओराई के अंदर। ठीक है। जहां से आपके प्रोटीन्स वगैरह बाइंड होंगे, तो वहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ओराई, ओराई का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और किसी जगह से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओराई से होता है। ओराई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कंट्रोल कॉपी नंबर भैया जितने, जैसे कि कैसे बताओ, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कितने भी डीएनए हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जहां जहां ओरिजिन होगा ना, मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे बहुत बार ओरिजिन है, तो देख लो इसमें 3 बार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने दिखाया है, तो इसमें क्या होगा, 3 बार ही रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। तो एक डीएनए के अंदर कितने नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहीं से उतनी बार ही रेप्लिकेशन होगा, यानी कि उतनी ही रेप्लिकेशन की साइकिल होगी। अब ये क्या करता है, आप जितने बार ओरिजिन उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा, उतनी ही तो उसकी कॉपी नंबर होगी ना। तो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ये मैंने बता दिया है कहां से होता है। Which bacterium plasmid was used in the construction of first recombinant DNA, जो first recombinant DNA था मेरे बच्चों, जो first recombinant DNA था, उसमें कौन सा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के कौन से ऑर्गेनिज्म का, कौन से बैक्टीरिया का, कौन से वायरस का, किसका यूज हुआ था प्लाज्मिड, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए का कौन सा प्लाज्मिड तुमने यूज किया था, इकोलाई का। याद हो तो इकोलाई के अंदर तो हमने डाला था, यानी कि तो इकोलाई तो उसका होस्ट हो गया बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है। साल्मोनेला टाइप इसका है, इसका तुमने लिया था क्या, प्लाज्मिड। देखो जी, ये है साल्मोनेला टाइफाई, इसके प्लाज्मिड के अंदर तुमने क्या डाला था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो इसके अंदर तुमने डाल दिया। अब ये वेक्टर बन गया, प्लाज्मिड के अंदर तुमने कुछ डाल दिया तो वो वेक्टर बन गया। वेक्टर क्या होता है, कोई व्हीकल होता है जिससे तुम दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट है, उसके अंदर तुम अपना जीन डालते हो, अपना डीएनए का अमाउंट डालते हो। इसको तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, फॉरेन जीन भी बोल सकते हो, डिजायर्ड जीन भी बोल सकते हो, डिजायर्ड डीएनए भी बोल सकते हो। ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है। तो तुमने क्या किया था, जो साल्मोनेला टाइफी का था उसका प्लाज्मिड तुमने बाहर निकाला, उसके अंदर तुमको जो चाहिए था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो डाला, और फिर क्या किया, उसको कहां पे डाल दिया, इकोलाई होस्ट के अंदर डाल दिया। उसके अंदर डाला था तो वहां पे भी तुम्हें 2 ऑप्शन देगा, साल्मोनेला और इकोलाई। तो अगर तुमको पता है कि इकोलाई उसका होस्ट था तो तुम आंसर टिक कर दोगे वहां पे। ठीक है। तो होस्ट कौन सा था, इकोलाई, और प्लाज्मिड किसका था, साल्मोनेला टाइफी का। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कौन सा जीन यूज किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसने यूज किया था। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएफबी, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे फुल फॉर्म आई है, आगे मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगी। तो ईएफबी अगर तुमने थोड़ा सा भी वो देखा होगा कि इसकी डेफिनेशन के अलावा मैम ने इंटीग्रेशन कुछ बताया था, तो वो भी दिमाग में होगा, तो भी क्वेश्चन पूछ जाएगा तुमसे। क्या इसमें तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो, कैसे कर सकते हैं, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वो तो तुम माइक्रोबायोलॉजी में करते हो, माइक्रोबायोलॉजी में करते हो वो तो तुम। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गेनिज्म की सेल, उनके पार्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग, वही अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और एनए आरएनए। ठीक है। मॉलिक्यूलर का मतलब तुम्हारे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, डीएनए एक सेल के अंदर, आरएनए और प्रोटीन, उसकी केमिस्ट्री तुम चेंज कर देते हो। ठीक है। फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एनालॉग का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन वो सेम करता है। ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन तुमने पढ़े होगे इवोल्यूशन में,
तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। देखो जी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी, उसने जोड़ दिया था नेचुरल साइंस को और मॉडर्न साइंस को। मॉडर्न साइंस में तुम क्या करते हो, ऑर्गेनिज्म के सेल के पार्ट के टिश्यू के ऊपर काम करते हो, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, उनके जो केमिस्ट्री है वो चेंज करते हो, लेकिन उनके फंक्शन तो सेम ही होते हैं ना। हालांकि उनका कोई ऑर्गेनिज्म किसी से मतलब कोई जो बैक्टीरिया है वहां से तुमने ले लिया, किसी वायरस का तुमने डीएनए ले लिया, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग का तुमने ले लिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए, लेकिन फंक्शन डीएनए का सेम ही होगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अगर तुमने किसी का प्लाज्मिड उठा लिया तो प्लाज्मिड का काम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनाना, ठीक है। अब तुम प्लाज्मिड को कहीं भी छोड़ दोगे, वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, वो अपनी रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। किसके लिए यूज करते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज, किसके लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, लार्ज स्केल के ऊपर तुम इसको यूज करते हो, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता ना तो क्या ही तुमने रिवीजन किया है इस चैप्टर का। लाइगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये तो मेरे बच्चों लाइगेज करता है, लाइगेज जोड़ने का काम, मॉलिक्यूलर ग्लू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि काटने का काम करेगा, तो वो इस ऑप्शन में कहा है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, जहां पर उसको कट करना है। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में भी कुछ सीक्वेंस थी ना बेटा, जैसे कि एटीजीसी यहाँ पे है, कुछ और है, वहीं पे उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ओरिजिन पे। ऐसे ही एटीजीसी यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया मान लो इकोलाई यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एटीजीसी है, तो यहाँ पे ही वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा था ओराई। इसके अलावा कोई और सीक्वेंस है उस पे वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है जहां पे वो कट करता है, उसके अलावा वो कट नहीं करता। आप देखो मैं समझाती हूँ, ये देखो रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो कि डीएनए को किसी साइट के ऊपर कट करती है। कौन सी साइट हो सकती है, रिकॉग्निशन साइट, जिस साइट को वो पहचानता है, रेस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हो। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है वो, जैसे कि तुम्हारी एनसीईआरटी में मलयालम दिया, मतलब तुम आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, बैकवर्ड पढ़ो चाहे फॉरवर्ड पढ़ो, उसका मतलब सेम ही है, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम भी उसका मतलब सेम ही होगा, और वो 3 प्राइम से 5 प्राइम भी वो सेम ही सीक्वेंस होगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये तो तुम डीएनए को पढ़ते हो मतलब इधर से और इधर से, तो तुम डीएनए को किस सीक्वेंस में रीड करते हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAATTC। अब यहाँ पे भी तुम 5 प्राइम से 3 प्राइम ही पढ़ोगे, GAATTC। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड होगा, लेकिन तुम डीएनए को पढ़ते तो तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हो, ये तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा। तो यहाँ से भी इसका मतलब सेम ही है और यहाँ पे इसका मतलब सेम ही है। मान लो डीएनए में यहाँ जो भी सीक्वेंस है ये वाली GATTC, मान लो यहाँ पे है GATTC, यहाँ पे लिख दो GATTC, तो यहाँ पे आ गया। अब मान लो ये डीएनए, तो यहाँ पे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। आगे डीएनए में मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है GATTC, आगे थोड़ी दूर बाद GATTC है, तो वहीं पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि मॉलिक्यूलर सीक्वेंस को काटने वाली कैंची, ठीक है। आप तो समझ आ गया होगा, ये दो टाइप से काटते हैं बेटा, एक तो सेंटर में काटते हो और एक अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर में अगर ये काट रहा है तो तुम उसको ब्लंट एंड बोलते हो, और थोड़ी दूर ओवरहैंग कर देता है ये थोड़ा डीएनए को, ऐसे लटका हुआ एक एंड है, उसको तुम बोलते हो स्टिकी एंड, ठीक है। दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ब्लंट एंड करवाते हैं और एक करते हैं स्टिकी एंड। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस भी और एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं। मान लो जो बाहर कट करता है तो उसको तुम रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोलते हो, और जो बीच में कट करता है उसको तुम बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। व्हिच बैक्टीरियम इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेक्टर की तरह तुम कौन सा ज्यादा यूज करते हो, कॉमनली यूज बहुत ज्यादा यूज करते हो, ई कोलाई। ई कोलाई को तुम वेक्टर के लिए भी यूज कर लेते हो, ई कोलाई को तुम होस्ट के लिए भी यूज कर लेते हो, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट इस ई कोलाई के ऊपर ही है तुम्हारे बायोटेक में, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद होगा तो मैंने इस चैप्टर में ही तुम्हें मतलब इस वीडियो में ही तुम्हें बताया है कि हम प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड को बाहर करेंगे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता जाएगा, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट। देखो ये प्लाज्मिड है, एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड हो सकते हैं मेरे बच्चों। अगर तुम उसको एक प्लाज्मिड को बाहर निकाल लोगे ना तो सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेल मर नहीं जाएगी, यानी कि जो प्लाज्मिड है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपके क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर। उसके अंदर खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो खुद का कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये देखो डायग्राम से बहुत ही कलरफुल डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको याद रहे। ये है सेल, सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होते हैं बहुत सारे, ये है क्रोमोसोमल डीएनए,
स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है सेल के अंदर भी तुम प्लाज्मिड पढ़ोगे ना, सेल वाला जो चैप्टर है उसमें भी तुमने प्लाज्मिड पढ़ा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, इसके अंदर खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है मेरे बच्चों, खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, नॉन एसेंशियल जीन भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट, ये करवाया था लाइगेज बेटा, मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर ग्लू उसको बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ओके। ये क्वेश्चन, ये देखो डीएनए लाइगेज क्या, मॉलिक्यूलर ग्लू यानी कि जॉइन करने का काम करते हैं, जैसे कि ये डीएनए कटा हुआ है, इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है, टी फॉर डीएनए लाइगेज, एग्जांपल है ये लाइगेज एंजाइम का, ठीक है। जैसे कि तुमने रिकम्बिनेंट डीएनए ले आए, ये तुम रिकम्बिनेंट डीएनए ले आए, फॉरेन जीन ले आए, तो ये तुम काटोगे तो किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, जोड़ोगे इसको किसके अंदर, अब देखो ये है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को भी किससे काटोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अब ये लोग प्लाज्मिड को काट दिए, ये वाला चला गया तुम्हारा डीएनए, यहाँ पे तुम्हें रिकम्बिनेंट डीएनए को जोड़ना है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए को तुम कैसे जोड़ोगे मेरे बच्चों, कैसे जोड़ोगे, कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा, किसके एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, कटिंग का काम कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जोड़ने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। ये देखो व्हाट इज ऑफ व्हिच ऑफ दीज इज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर इसमें से कौन सा है, प्लाज्मिड, बहुत इजी क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये नहीं बनाया था। व्हाट इज अ सेलेक्टर, sorry, what is a selectable marker in genetic engineering, selectable marker तुम यूज कर रहे थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह, लैग जीन वगैरह, वो किसके लिए तुम यूज कर रहे थे, a gene that marks on a plant, no, a gene that help identify transformed cell, transformed और non transformed cell का डिफरेंस बता रहा था कि भाई जो तुमने प्लाज्मिड वेक्टर जो भी तुमने डाला है वो इस सेल के अंदर गया है कि नहीं गया है, गया है कि नहीं गया है, अगर चला गया है तो उसको तुम ट्रांसफॉर्म्ड बोल दोगे, अगर नहीं गया है वो खाली है, उसने अपटेक ही नहीं किया तुमने जो भी उसको डिजायर्ड डीएनए डाला था, तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा ये। देखो जी यहाँ पे देख लो, अगर उसके अंदर चला गया है, उसने प्लाज्मिड वेक्टर को क्या कर दिया, वेक्टर को उसने अपटेक कर लिया, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड है। जरूरी नहीं है जो तुमने रिकॉम्बिनेंट वाला बनाया है वो उसने अपटेक किया हो सकता है उसने दूसरा अपटेक कर लिया हो, तो उसको भी तुम ट्रांसफॉर्म बोलोगे, यानी कि वो जो सेल है वो नेचुरल नहीं है, किसी और के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है, तो रिकॉम्बिनेंट वाला इसके अंदर नहीं है तो तुम इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दोगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो रिकॉम्बिनेंट वाला ना इसने किसी और को लिया, तो ये वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड मतलब वेक्टर जिसको भी नहीं लिया इसने, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन रिकॉम्बिनेंट। व्हाट आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अभी कल बताया था ना बेटा, मलयालम ये था, है ना, GATTC का बताया था तुमने, मैंने बताया था GAATTC, इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो, चाहे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो, सेम ही होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सीक्वेंस दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सीक्वेंस दैट कोड फॉर प्रोटीन, सीक्वेंस दैट नेवर म्यूटेट, ये वाला बैकवर्ड से पढ़ो चाहे फॉरवर्ड से पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा, घुमा देगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, क्या होगा, सेम सीक्वेंस होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसने बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम डीएनए को और आरएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पढ़ते हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होता है और उसी डायरेक्शन में तुम उसको रीड करते हो, ठीक है, तो घुमा के नीट क्वेश्चन बना देगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो एनडीए सॉरी रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं और यहाँ पे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अभी इतनी बार करवा दिया ये तो दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब देखो विच बैक्टीरिया इज नोन फॉर ट्रांसफरिंग टीडीएनए इनटू प्लांट सेल, मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो तुम प्लांट सेल के अंदर डाल सकते हो, बैसिलस, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, यस, देखो यहाँ पे भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दिए मैंने, एक एग्रोबैक्टीरियम एक माइकोबैक्टीरियम, सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यानी कि वो ट्यूमर कोज करेगा उसके अंदर जाके, अगर वो बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर घुस गया, उसकी रूट्स के अंदर घुस गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा वहां पे ट्यूमर कैंसरस सेल्स बना देगा, ट्यूमर कोज कर देगा वहां पे, ठीक है, क्राउन गोल्ड डिजीज कर देगा,
ये देखो, वेक्टर फॉर प्लांट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, टीआई प्लाज्मिड होता है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर ये रहा, ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर टीडीएनए, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है। जिस भी प्लांट के अंदर जाए उसके अंदर ट्यूमर कॉज कर देगा, क्राउन गोल्ड डिजीज कॉज करता है और पैथोजेनिक होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? ट्रांसफॉर्मेशन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है? टू अल्टर एन ऑर्गेनिज्म शेप, भाई कैसे चेंज कर सकते हो तुम शेप, टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू ए सेल। हाँ, फॉरेन डीएनए मत बोल लो, रिकम्बिनेंट डीएनए बोल लो, डिजायर डीएनए बोल लो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है उसको ये बोल लो, सबके एक ही नाम है, ठीक है। ठीक है, और इसको तुम किसी प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी बैक्टीरिया उसके अंदर डाल दो। ये जीन क्लोनिंग, इसमें तुम बहुत सारी कॉपी बनाते हो, रिकम्बिनेंट जीन ले लिया तुमने, ठीक है, इसको वेक्टर के अंदर डाला, मतलब इसको प्लाज्मिड के अंदर डाला और एज ए वेक्टर वो काम करेगा, व्हीकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वेक्टर एक ऐसा व्हीकल होता है जो तुम्हारे डीएनए को लेगा, जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है तो उसको इकोली के अंदर डाल देगा, या जो भी तुमने होस्ट लिया उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है, वेक्टर एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर तुम रिकम्बिनेंट डीएनए को बिठा देते हो और बोल देते हो जाओ इसको होस्ट के अंदर डाल देते हो, वो काम कौन करेगा? वेक्टर करेगा वो काम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? आइसोलेशन, हाँ तुम डीएनए को जब तक ढूंढोगे नहीं, उसको निकालोगे नहीं, आइसोलेट नहीं करोगे तो कैसे तुम अपने एक्सपेरिमेंट करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस, जिसको तुम डीएनए को तुम उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हो, जैसे कि पतलू डीएनए आगे चलेगा, मोटू डीएनए पीछे चलेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, ये तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। डीएनए से तुम आरएनए बना रहे थे, एमआरएनए बना रहे थे, टीआरएनए बना रहे थे, तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना। तो ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है ट्रांसक्रिप्शन। अगर तुम आरएनए से प्रोटीन बनाओगे तो उसको तुम क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन बोलते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी ना तुम्हारे रिकम्बिनेंट डीएनए में जीन क्लोनिंग, तो ये वाला है जो कि रिलेट नहीं करता तुम्हारे इससे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। Which scientist is credited with the discovery of the first recombinant DNA molecule? कौन सा साइंटिस्ट ने क्रेडिट लिया था कि फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स का? ये आंसर तुम मुझे कमेंट्स करोगे, ठीक है। वैसे इसका ना आंसर तो ये है, ठीक है, ये देखो, स्टैनली कोहेलन हर्बर्ट बोयर ने किया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने आइसोलेट किया था, साल्मोनेला के अंदर डाला था, साल्मोनेला के प्लाज्मिड लिया था, उसके अंदर उसने जीन डाला था और फिर होस्ट कौन सा लिया था उसने? इकोलाई, उसके अंदर एज अ वेक्टर उसने इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारी कॉपीज बना ली थी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग का मतलब क्या? नंबर बढ़ाना, उसको कॉपी नंबर बढ़ाना। टू अल्टर डीएनए सीक्वेंस रैंडमली कैसे चेंज कर सकते हो तुम डीएनए और आरएनए को? टू मेक आइडेंटिकल कॉपीज, यस, कॉपीज बनाना। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? हूबहू जो तुम्हारे पास ये हाथ है ना, ऐसा तुमने सेम हाथ बना दिया। ऐसा कभी हमारे साथ थोड़ी ना पॉसिबल है, लेकिन बैक्टीरिया के साथ तो पॉसिबल है। टू मेक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस उसकी तुमने बहुत सारी, मान लो ये सीक्वेंस है GAATTC, तुम इसको कॉपी बनानी है तो इसको तुमने बहुत सारी कॉपी बना दी। ये जीन क्लोनिंग का मतलब ही यही होता है। क्लोन का मतलब नंबर बहुत सारे, मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई डीएनए? एम्प्लीफाइड डीएनए, मतलब कि ये कोई डीएनए मटेरियल है तुम्हारे पास, ठीक है, इसलिए तुमने 40 कॉपी बनानी है, 2000 कॉपी बनानी है, तो ये तुम किससे बनाओगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुम सेपरेट करते हो डीएनए फ्रेगमेंट को उनके साइज के बेसिस पे, छोटू डीएनए इधर, मोटू डीएनए बाद में और लंबू डीएनए बाद में, साइज के बेसिस पे करते हो ना। साउथर्न ब्लॉटिंग ये तो डीएनए वगैरह को आइसोलेट करने के लिए करते हो, डीएनए सीक्वेंसिंग ये सब चीज नहीं है तुम्हारे पास, मतलब कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के मतलब कि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जिसके अंदर भी तुम्हें जिस जीन के अंदर भी तुम्हें इंटरेस्ट है ना, उसकी बहुत सारी कॉपी बनाना, तो वो करोगे तुम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पॉलीमरेज का मतलब, पॉलीमरेज एंजाइम पता तुम्हें क्या होता है? जो तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, क्या पॉलीमराइज करना है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, जब वो सिंथेसिस करेगा ना न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उस न्यूक्लियोटाइड्स कौन लगाता है? वो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगाता है ना। टेक डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, ये क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे देखो डीनेचुरेशन में 95, फिर एनेलिंग में 65, फिर एक्सटेंशन में 72, तो इतने हाई टेम्परेचर पे थोड़ी ना तुम्हारा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करेगा।
तो उसके लिए तुम्हें बढ़िया जो ज्यादा टेम्परेचर पे काम करे ना वो वाला पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो वो कौन सा है? टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो कहां से आइसोलेट किया था? थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, पॉलीमरेज के अंदर दो तीन स्टेप होते हैं, डी ए ई, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ये देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? वेक्टर का मतलब क्या? मैंने क्या बोला? वेक्टर बच्चों एक ऐसी गाड़ी है जो तुमने रिकॉम्बिनेंट जीन तुमने डाला है उसको उस होस्ट के अंदर ले जाएगी। एक ऐसा व्हीकल है टू ट्रांसपोर्ट फॉरेन डीएनए इनटू ए होस्ट सेल। ठीक है, वेक्टर क्या है? व्हीकल ट्रांसफर डिजायर्ड डीएनए, जो तुमने डिजायर्ड डीएनए बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी तुमने बनाया है, फॉरेन जीन जो तुमने लिया है उसको होस्ट के अंदर डालना। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हो तुम वेक्टर। जीन क्लोनिंग, अच्छा ये भी वेक्टर। ये देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन से साइंटिस्ट ने इसको बनाया था? कैरी मिलिस ने बनाया था। ये रहा, कैरी मिलिस ने बनाया था। थर्मोसाइक्लर एक मशीन थी जिसके अंदर देखो, थर्मो का मतलब जिसमें तुम टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 95, 65, 72 जो भी तुम्हें लेना हो, और साइकिल यानी कि तुम्हें उस डीएनए की कितनी साइकिल से तुम उसकी कॉपी बना पाओगे। ठीक है, 20 साइकिल, 40 साइकिल चलानी है तुम्हें, 100 साइकिल चलानी है, 200 साइकिल चलानी है, तो उसके अंदर तुम सेट कर दो और उतनी बार वो तुम्हारा एम्पलीफाई हो जाएगा डीएनए। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए टेक्नोलॉजी? अभी बताया मैंने, टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके मेरे बच्चों, देखो ये डीएनए फ्रेगमेंट, ये सबसे छोटा डीएनए जो आगे नीचे एनोड के पास, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये बहुत बड़ा। ठीक है, इसमें तुम सीविंग इफेक्ट होते हैं ना, जैसे कि रेड एलगी वगैरह को लेते हो तो वो क्या होता है, थोड़ी देर मेल्ट करने के बाद वो यहाँ पे सेट हो जाती है, छलनी छलनी बन जाती है। तो छोटा डीएनए सबसे आगे जाएगा, मोटो डीएनए थोड़ा फंस जाएगा, और लंबू और मोटो डीएनए पीछे रह जाएगा। तो जिसका साइज छोटा होगा वो इस रेस में जीत जाएगा। यानी कि ये सबसे पहले, यहाँ पे ये कलर शो हो रहा है, इसका मतलब कि ये सबसे छोटू डीएनए है, और ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। ठीक है, हाउ डू डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्यों करते हैं? बेस्ड ऑन देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है मेरे बच्चों? रेड एल्गी में से तुम सीवीड्स से तुम एक्सट्रैक्ट करते हो, रोडोफाइटा का मेंबर है ये, और इसका सीविंग प्रॉपर्टी होती है, इसकी मतलब छलनी जैसी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसकी थोड़ा सेट हो जाती है, मेल्ट करके तुम इस एग्रो जेल को सेट कर देते हो, यहाँ पे सेट हो जाएगी, छलनी हो जाएगी। अगर तुम्हें मान लो कि ये डीएनए उसके अंदर फंस गया, तुम्हें निकालना है, तो इस डीएनए को तुम कट करके इल्यूशन वाली प्रोसेस से तुम इसको निकाल सकते हो। और ईटीबीआर ये डाई डालते हो इसके अंदर स्टेनिंग करने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर यूवी रेज, फिर वो कलर दिखाएगा। एग्रोज इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच सोर्स? फंजाई नहीं, वो तो रेड एल्गी बताया था ना बच्चों मैंने, रेड एल्गी, रोडोफाइटा, सीवीड्स वगैरह से तुम निकाल दो उसको। ठीक है, Why is agarose gel used in electrophoresis? एग्रोस जेल तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज क्यों करते हो? टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन द साइज, क्योंकि उसका सीविंग इफेक्ट होता है मेरे बच्चों। What is the most commonly used matrix to DNA separating gel electrophoresis? Agarose. What color do DNA fragment appear in the ETBR? ETBR के बाद जब तुम उसमें यूवी लाइट का एक्सपोजर करते हो तो कौन सा कलर दिखाता है? ऑरेंज। क्या दिखाता है? ऑरेंज। ये देखो, स्टेन करते हो तुम ईटीबीआर से, ये भी जीटी पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूवी रेज को तुम, क्योंकि विजिबल रेज में उसका कलर तुम्हें दिखता नहीं है, इसलिए तुम यूवी रेज को यूज करते हो। ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड्स पे तुम्हें दिख जाते हैं। वैसे मैंने रेड कलर दिखाया हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पे ऑरेंज दिखाया था तो याद कर लेना तुम। ठीक है, उससे तुम, जैसे कि तुम्हें ये डीएनए पसंद आ गया, इसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, ये तुम्हें यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से तुम इल्यूट आउट करोगे, यानी कि यहाँ पे एग्रोस जेल को तुम कट करोगे। एग्रोस जेल भी तो बिछा हुआ है यहाँ पे, तो उसको तुम कट करोगे, तो उस प्रोसेस को तुम बोलते हो इल्यूशन, निकालना उसको। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एन एग्रोस जेल? एक्सट्रैक्टिंग इल्यूशन, इल्यूट आउट करते हो उसको। ठीक है, which of the following is an example of restriction enzyme? eco r1, यही है ऑब्वियसली, एंजाइम क्या है? eco r1 देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तुम नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहला जीन्स, जीनस बताता है, फिर स्पीशीज, फिर स्ट्रेन, फिर ये 1 है ना, 1 2 3, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बताता है मेरे बच्चों। देखो, which type of bioreactor is commonly used for large scale production? मतलब बहुत ही लंबे तुम्हें प्रोडक्शन करना है, हजारों लाखों लीटर तुम्हें करना है। ठीक है, तो तुम क्या यूज करोगे? स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर। पेट्री डिश क्या मतलब? तुम बैक्टीरिया वगैरह की कॉलोनी बनाते हो जिसके अंदर उसको बोलते हो तुम पेट्री डिश। इतना तो तुमने अपनी लैब में देखा होगा कि नहीं देखा?
ठीक है। बायोरिएक्टर एक टैंक वेसल जैसा होता है, बायो का मतलब लिविंग, इसकी रिएक्शन उसके अंदर चल रही होती है, जो भी तुमने माइक्रोब्स डाले हैं उसके अंदर तुमने उसका न्यूट्रिशन डाल दिया है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सेट कर दिया, पीएच सेट कर दिया, उसका खाना पीना डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, विटामिन्स डाल दिए, तो ग्रो करेगा। ऐसा टैंक वेसल जिसके अंदर तुम 100 लीटर से 1000 लीटर तक प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। वैक्सीन बनाना है तुम्हें, जो भी तुम्हें बनाना है, ठीक है। पीएच कंट्रोल के लिए वहां पे होता है, टेम्परेचर कंट्रोल तुम कर सकते हो, कूलिंग एजेंट डालोगे तुम, फोम ब्रेकर डालोगे, O2 ट्रांसफर करोगे, रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बना दोगे, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, प्रोटीन, जो भी तुम्हें बनाना है, ठीक है। व्हाट डज ए बायोरिएक्टर डू इन बायोटेक्नोलॉजी? कट डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। ग्रोस जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल ऑन ए लार्ज स्केल, हाँ ये तुम कर सकते हो, जो सेल तुम्हें ग्रो करनी है उसका तुम मीडियम डाल दो, ग्रो कर जाएगी। जॉइन डीएनए मॉलिक्यूल टुगेदर, अरे यार ये तो लाइगेज का काम है, कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया मेरे बच्चों। What is the technique called in which plant cell are bombarded with high velocity microparticle coated with micro injection, electroporation, बायोलिस्टिक और जीन गन? देखो जी, माइक्रो इंजेक्शन तो तुम करते हो एनिमल्स के अंदर, यानी कि एनिमल्स हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। तो जीन गन के ऊपर गोल्ड टंगस्टन की वो क्या होती है, लेयरिंग होती है, उसके ऊपर तुम्हारा डीएनए क्या होता है, चिपका हुआ होता है, लपेटा हुआ होता है, जो भी तुम लगाओ, ठीक है। तो बायोलिस्टिक गन, जीन गन जो तुम यूज करते हो। देखो जी, बैक्टीरिया के अंदर तुम हीट शॉक दे सकते हो, जैसे कि ये है बैक्टीरिया तुम्हारा, इसके अंदर तुमने हीट शॉक दे दिया तो उससे क्या होगा, बेचारे की सेल वॉल में पोर्स हो जाएगी, सेल वॉल में पोर हो जाएगी तो तुमने जो वेक्टर बनाया है, ठीक है, वो इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि इसके अंदर छेद हो गए, ठीक है। एनिमल सेल माइक्रो इंजेक्शन से तुम डायरेक्ट तुम किसी इंजेक्शन से, ठीक है, ये मान लो इंजेक्शन बना दिया, ठीक है, इस इंजेक्शन से तुम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हो एनिमल्स के अंदर, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट सेल के अंदर तुम जीन गन और एग्रोबैक्टीरियम, तो एक अलग ही वेक्टर है, टीआई प्लाज्मिड है ना, एक टीआई प्लाज्मिड है जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है, खुद ही जा सकता है अंदर, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर तुम जीन गन और वो गोल्ड टंगस्टन से क्या होती है, कोटेड होती है। इन द माइक्रो इंजेक्शन मेथड वेयर इज द रिकम्बिनेंट डीएनए इंजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म, अरे साइटोप्लाज्म के अंदर तुम क्यों डीएनए इंजेक्ट करोगे, into the nucleus of animal cell? No, एनिमल सेल में तुम, हाँ एनिमल सेल में तुम माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हो, प्लांट सेल में तुम जीन गन यूज करते हो, यही हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। into the mitochondria of a plant cell, no no no, प्लांट से रिलेटेड नहीं है एनिमल सेल, मैंने क्या बोला, माइक्रो इंजेक्शन तुम अपने ऊपर लगा लो, हम क्या है, एनिमल्स है, एनिमल्स को क्या लगता है, इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन किस में होगा, एनिमल सेल में, माइक्रो इंजेक्शन का यूज तुम एनिमल सेल के अंदर करोगे। ये देखो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू प्यूरिफाइड डीएनए, इसको मैं बता देती हूँ, चलो देखो जी, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए लगा लो, चाहिए तुम क्रोमोसोमल डीएनए लगा लो, तुम्हें कोई भी सेपरेट करना है डीएनए, तो उसमें क्या करोगे, तो बैक्टीरिया, उसकी पहले सेल वॉल तोड़ोगे, अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डालोगे, प्लांट है तो सेलुलोज डालोगे, फंजाई है तो काइटिकेज डालोगे, उससे क्या होगा, इसकी सेल ब्रेक हो जाएगी और ये तुम्हारा प्लाज्मिड डीएनए हो चाहे तुम्हारा ये डीएनए आ जाएगा। अब ये आ गया ऊपर ऊपर ऊपर, कैसे आएगा, चिल्ड इथेनॉल डालोगे तुम, चिल्ड इथेनॉल से क्या होगा, ये जितना भी डीएनए था ना ये बेटा, ये ऊपर ऊपर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उस जिस प्रोसेस से तुम निकालोगे, स्पून जैसा कुछ होता है, उसको तुम बोलते हैं स्पूलिंग, स्पूलिंग जिससे तुम निकालते हो, ठीक है, जिससे तुम निकालते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हो स्पूलिंग। अब ये क्वेश्चन करो, व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू प्यूरिफाइड डीएनए, डिसॉल्व कंप्लीटली, ओहो कैसे डिसॉल्व करोगे, तो तुम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को कहां ढूंढते फिरोगे, प्रेसिपिटेट करो उसको, डीएनए प्रेसिपिटेट आउट एज ए फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में वो डीएनए आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में तुम चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे तो क्या होगा, डीएनए थ्रेड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होके आ जाएगा, और जिस प्रोसेस से तुम उसको निकालोगे ना, स्पूलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। यहां तक थे बेटा हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से। अब हम करेंगे इस चैप्टर के पीवाईक्यूज, ठीक है, और एक और सीरीज बनाने की सोच रही हूं मैं कि एनसीईआरटी की लाइन से हम फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो उसकी भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, इस चैप्टर पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन लेके आऊंगी, वहां पे मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी, वहां पे सिर्फ तुम अपनी मेमोरी चेक करोगे, जैसे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन बना दिया और ऐसे लिख दिया, अब उसका आंसर तुम खुद सोचो क्या हो सकता है, ऑप्शन नहीं दूंगी, तुम खुद सोचोगे, तो ऐसे क्या होगा कि तुम्हारी रिकॉल वाली जो
कैपेसिटी है ना वो बढ़े। ठीक है, तुम कितना रिकॉल कर पाते हो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो आंसर है कि नहीं है, तुम कितना याद कर पाते हो। तो ये वाली चीजें तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगी। ठीक है, कि अगर तुम्हारे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया और तुम्हें ऑप्शन बिना देखे ही आंसर, हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है, फिर तुम उसके ऑप्शन देखो तो तुम बहुत ही बढ़िया मतलब कि आंसर चूज कर पाओगे ऐसे। ठीक है, तो रिकॉल वाली कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं तक था, आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। अब दोबारा से कोई कमी रह गई तो अपना रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो, तो देखना कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत ज्यादा होगा और नंबर नहीं कटेगा, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड्स हो। ठीक है, बाय।